हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 18 का हाफ पार्ट रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक के बारे में बात करेंगे। इसका ऑर्डर 18 जो है वो वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में बात करता है कि वाद की सुनवाई कैसे की जाएगी और जो विटनेसेस होंगे उनका परीक्षा कैसे होगा, उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा, उनका री एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसके बारे में ये ऑर्डर बात करता है। इसका रूल 1 कहता है राइट टू बिगिन, जो वाद की सुनवाई है उसको प्रारंभ कौन करेगा, इसके बारे में रूल 1 कहता है। तो रूल 1 के हिसाब से जो वाद को प्रारंभ करे, तो जैसे प्लेंटिफ ने वादी ने वाद को दाखिल किया, वादी ने वाद को दाखिल किया, प्रतिवादी ने या अपोजिट पार्टी ने उसके तथ्यों को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रेयर में मान लो बात कह दी कि इसको अनुतोष पाने का अधिकार नहीं, मतलब लाभ पाने का अधिकार नहीं है। किस बात पे? विधि के प्रश्न पर या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर उसे अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है। अब डिनाई किसने किया? प्रतिवादी ने किया। डिनाई प्रतिवादी ने किया वादी के बात को। तो अब जो डिनाई किया उसने अपनी बात लिखी कि इस आधार पर इसे अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है। तो अब डिनाई किया तो उसको साबित करने का भार किस पर आ गया? अपोजिट पार्टी पर आ गया। तो जो पार्टी किसी के तथ्य को, किसी के डॉक्यूमेंट को या किसी भी विधि को डिनाई करता है, मना करता है, तो सिद्ध करने का भार उस पर आ जाता है। अब इसका मतलब डिनाई अपोजिट पार्टी ने किया तो सिद्ध करने का भार किसका आ जाएगा? अपोजिट पार्टी का आ जाएगा। तो इसलिए अपोजिट पार्टी प्रारंभ करेगी, अपोजिट पार्टी प्रारंभ करेगी। तो इसमें सिंपल सी बात रूल 1 में कहा कि जो पार्टी किसी के तथ्य या विधि या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी चीज का डिनाई करेगा, वह व्यक्ति ही उस दावे का को प्रारंभ करेगा, वही प्रारंभ करेगा। अब इसका रूल 2 कहता है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना। अब इसमें कहा कि जो व्यक्ति दावे को आरंभ करता है, जो आरंभ करता है, अभी आरंभ कौन करेगा इसके बारे में रूल 1 कहा। अब रूल 2 कहता है कि जो आरंभ करेगा पहले वह उस बात का कथन करेगा, मतलब स्टेटमेंट देगा कि ये चीजें हैं, इस आधार पर ये गलत है और इसका आधार ये, अपने राइट लिखेगा। उसके बाद में जो इश्यूज बना है, कथन किसके बारे में कर रहा? जो इश्यूज बना, जिस इश्यूज के कारण वह कह रहा है किसी अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है, उस कारण का वह कथन करेगा और कथन करने के बाद उस आधार पर अपने एविडेंस पेश करेगा और उन एविडेंस को वो साबित करेगा, उन एविडेंस को साबित करेगा। तो ये बात तो हो गई जिसने आरंभ किया। अब अपोजिट दूसरे जिसने प्रारंभ नहीं किया उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या राइट बना? वह व्यक्ति इस कथन को आधार पर उसका अपना कथन करेगा कि इस आधार पर इसने कथन गलत किया, अपना कथन करेगा और उसके साक्ष्य के काटने वाले, उसके साक्ष्य के खिलाफ अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि इसका साक्ष्य गलत है और यह साक्ष्य सही है। अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत करके अपने साक्ष्य को साबित कर देगा। अब बात हो गई कि जिसने प्रारंभ किया उसने साबित किया और जिसका था दावा उसने साबित किया। अब लास्ट में जो व्यक्ति डिनाई किया था, मतलब जिसने केस को प्रारंभ किया था, जिसने स्टार्ट किया था न्यायालय में, वह फिर उसके बाद में पूरे दावे को, मतलब पूरी बात को, पूरे इश्यूज को फिर उसको साबित करेगा। तो पहले एक पक्ष ने कथन किया, एविडेंस दिया, साबित किया, दूसरे पक्ष ने कथन किया, एविडेंस दिया, साबित किया। अब पहला पक्ष पूरे मामले को, अपने और उसको, दूसरे को, उन पूरे मामले को फिर साबित कर देगा।
तो ये बात हो गई रूल 2 को। रूल 2 में कहा कि उत्तर दे सकेगा और पुनः उसको साबित करेगा। अब इसमें कहा इसका सब रूल 3 का सब क्लास 1 कहता है कि कोई पक्षकार मौखिक बहस, जब ये बात हो गई तो सिद्ध करने के लास्ट में क्या होगा, मौखिक बहस करेगा और मौखिक बहस करने के बाद में लिखित बहस देगा और वो लिखित बहस इस अभिलेख का भाग होगा। उसके बाद कहा कि उस लिखित बहस की एक प्रति दूसरे पक्ष को देगा और दूसरा पक्ष अपना साक्ष्य देगा तथा उस साक्ष्य का उत्तर देगा। मतलब अब इसके लिए कहा कि अगर लिखित बहस के लिए वो बोलता कि हमें आज के समय स्थगन कर दिया जाए, तो स्थगन जब तक कोई विशिष्ट कारण नहीं होगा, अति आवश्यक कारण नहीं होगा, तब तक उसका स्थगन नहीं किया जाएगा। तो ये बात हो गई रूल 2 की। अब रूल 3 में कहा एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज, जहां पर अभी तो रूल 2 में कहा एक इश्यूज है, रूल 3 में कहा कि सेवरल इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं, कई विवादक हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर कोर्ट को निर्णय कराना है एविडेंस को लेकर के, कई इश्यूज हैं। अभी जैसे एक इश्यूज की बात करेगी वही सेम प्रोसेस कई इश्यूज के लिए होगा, उसमें सारे इश्यूज के लिए वो कथन करेगा, सारे इश्यूज के लिए एविडेंस देगा और सारे एविडेंस को सिद्ध करेगा जो केस को प्रारंभ कर रहा। अब जो दूसरा पक्ष है वह उसके खिलाफ में कथन करेगा, एविडेंस देगा और एविडेंस दे करके उसे साबित करेगा। फिर पहला पक्ष पूरे दावे के बारे में साबित करेगा। तो अब ये बात हो गई इसके रूल 3 की। रूल 3 सेम रूल 2 है, लेकिन उसमें क्या है कि एक इश्यूज को डिसाइड करने कह दिया, रूल 3 में कई इश्यूज को बारे में कह दिया, लेकिन प्रोसेस वही है, वो कई इश्यूज का कथन करेगा, कई इश्यूज का एविडेंस देगा और कई जो है इश्यूज को साबित करेगा। अब इसका रूल 3A कहता है पार्टी टू अपीयर बिफोर आफ्टर विटनेसेस। अब पक्षकार है तो इसमें कहा गया कि पक्षकार जो होता है उसे जो अपने साक्ष्य, अपने गवाहों की सूची दी है उनसे पहले, सबसे पहले पक्षकार का साक्ष्य लिया जाएगा। अगर पक्षकार चाहता है कि हम बाद में साक्ष्य देंगे और कोर्ट से प्रार्थना करता है तो इस आधार पर वो बाद में साक्ष्य दे सकता है, लेकिन पहले उसका साक्ष्य देने का राइट होता है। अब इसका रूल 4 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, साक्षी की जो मुख्य परीक्षा होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, एविडेंस का तरीका क्या होगा, इसके बारे में रूल 4 कहता है कि साक्षी की मुख्य परीक्षा होगी और वो मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर लिखित कोर्ट में सबमिट करेगा, पहली बात हो गई, और उसकी एक कॉपी दूसरे पक्ष को देगा। उसके बाद में जो उसको अगर डॉक्यूमेंट दाखिल, ये तो हुआ स्टेटमेंट की बात, अगर डॉक्यूमेंट दाखिल करता है तो डॉक्यूमेंट शपथ पत्र के साथ एक फेरिस्त में लगा करके देगा, और अगर उसने शपथ पत्र फेरिस्त साथ लगा करके दिया तो जब तक न्यायालय नहीं कहेगा तब तक वो कॉपी नहीं देगा दूसरे पक्ष को, और कोर्ट को वो शपथ पत्र डॉक्यूमेंट पेजिंग करके उसे दे देगा। कोर्ट के आदेश पर वह अब दूसरे पक्ष को दे सकता है। अब दाखिल शपथ पत्र पर जो उसने साक्ष्य के लिए शपथ पत्र दाखिल किया या डॉक्यूमेंट दाखिल किया शपथ पत्र और फिर इसके साथ में, तो उन डॉक्यूमेंट्स पर या उसके उस लिखित शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा होगी, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उस पर दूसरा पक्ष उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में उसको पुनः परीक्षा भी की जा सकती है उसी डॉक्यूमेंट से के आधार पर। अब पुनः परीक्षा कोर्ट के आदेश पर या तो न्यायालय कर सकता है या तो वो जो कमिश्नर को नियुक्त करता है वो कमिश्नर उस पुनः परीक्षा को करा सकता है। इसके बाद जो कमीशन कराएगा, अब कमिश्नर अगर कराता है तो कमिश्नर क्या करेगा, लिखित रूप में उसकी परीक्षा करेगा और कोर्ट को सबमिट करेगा, और वो कोर्ट को जो सबमिट करेगा लिखित परीक्षा करके वो अभिलेख का भाग होगा। अब वो जो लिखित परीक्षा है इसमें कहा कि कमिश्नर 60 दिन के भीतर
अपनी लिखित परीक्षा करके कोर्ट में सबमिट करेगा। और जो जिला जज होगा वो कमिश्नर का एक पैनल तैयार करेगा, वो पैनल इस कमीशन में जाया करेगा। उसका एक व्यक्ति जाएगा या 4, जैसा कोर्ट आदेश करे उस हिसाब से वो कमिश्नर जाएगा, और कमिश्नर की जो उचित पारिश्रमिक होगा वह कोर्ट निर्धारित करेगा और उसे वह पक्षकार देगा। तो ये बात रूल 4 में कह दी। अब रूल 5 में कहा हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन एप्लीकेबल केसेस। रूल 5 में कह दिया इसमें कि जिन मामलों की अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा। जिनमें अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा। रूल 5 कहता है अगर अपील की जा सकती है उनका साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा, जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा। अगर न्यायाधीश नहीं लिखता है तो न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित होकर के न्यायाधीश बोल करके, न्यायाधीश उपस्थित में न्यायाधीश बोल करके मशीन से टाइप करा करके टाइप मशीन से उसे टाइप करवाएगा। ये बात इसमें रूल 5 में कह दिया है। और अगर न्यायाधीश नहीं बोलता तो उसकी अनुमति से कोई व्यक्ति उसके साक्ष्य को बोल करके टाइप करके उसी के सामने उसको लिखवाएगा। ये रूल इसमें कहा गया, और वह उसी की भाषा में लिखा जाएगा जो न्यायालय की भाषा होगी। अब रूल 6 इसमें कहा when deposition to be interrupted, when opposition to be interrupted। अब साक्ष्य का भाषांतरण कब किया जाएगा? तो डिपोजिशन टू बी इंटरप्टेड, रूल 6 इसका कहता है कि अभिसाक्ष्य का भाषांतरण कब किया जाएगा। तो रूल इसके 6 में व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्टेड, कब भाषांतरण किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर जो एविडेंस देने व्यक्ति आया है वह उस भाषा को नहीं समझता है जो कोर्ट की भाषा है, ये जो भाषा लिखित है, ये जिस भाषा में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिस भाषा में शपथ पत्र दिया, उस भाषा को वो नहीं समझता, तो कोर्ट उसको उस भाषा में डिक्टेट कराएगा, उस भाषा में ट्रांसलेट कराने का आदेश देगा जिस भाषा में साक्षी समझता होगा, उसे उस भाषा में ट्रांसलेट करके उसे दिया जाएगा। रूल 7 इसका कहता है कि एविडेंस अंडर सेक्शन 138, रूल 7 में कहता है धारा 138 के अधीन साक्ष्य। धारा 138 के अधीन साक्ष्य क्या होगा? धारा 138 के अधीन साक्ष्य लिखा जाएगा। उसमें क्या होगा? रूल 5 जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, रूल 5 मतलब जज न्यायाधीश के द्वारा उसे लिखा जाएगा, अगर नहीं होता तो टंकीट करके लिखा जाएगा, अगर नहीं होता तो न्यायाधीश जिसको आदेश देगा वो उसको बोल करके टंकीट करा करके लिखाएगा। तो यही बात रूल 5 में होगा। अब उसके बाद में जब वो टाइप हो जाएगा तब उसे वह व्यक्ति जो लिखा रहा है वह उसे पढ़ करके सुनाएगा, और सुना करके जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उससे हस्ताक्षर कराएगा और अपना स्वयं हस्ताक्षर करेगा। और अगर जरूरत होगी, न्यायालय की भाषा अलग होगी, तो उसे भाषांतरण भी कराएगा, मतलब ट्रांसलेट भी करवाएगा। अब रूल 8 कहता है इसका मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय द, तो इसमें रूल 8 में कहा जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब ज्ञापन। रूल 8 में कहा मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। तो इसमें कहा गया ये बात कि जज के द्वारा नहीं लिखा गया साक्ष्य एविडेंस, जब जज के द्वारा नहीं लिखा गया या जज की उपस्थिति में नहीं लिखा गया या जज की उपस्थिति में वो से टाइप नहीं कराया गया, तो वहां पर जज उस जो एविडेंस आया है, जो एविडेंस दिया गया है, उस एविडेंस का एक सार बनाएगा। और वो सार साक्ष्य, वो सार क्या है? उस जो टाइप किया गया है, जो लिखित किया गया उसका सार होगा, और वो सार उसका अभिलेख होगा, मतलब उसका पाठ होगा, और उस पर वह हस्ताक्षर करेगा
जो उस वाद का भाग होगा। अब इसमें रूल 9 कहता है व्हेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश। रूल 9 कहता है इसका कि कब, रूल 9 कहा कब अंग्रेजी में लिखा, साक्ष्य अंग्रेजी में कब लिखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने शपथ पत्र जो एविडेंस का है वो अंग्रेजी में दाखिल किया है और अपना जो पक्ष है वो भी अंग्रेजी में दाखिल किया है, और जो दूसरा पक्ष है या वह पक्ष विरोध नहीं करता है अंग्रेजी का, मतलब दोनों पक्ष सहमत है, अंग्रेजी में दाखिल किया गया, अंग्रेजी में शपथ पत्र दाखिल किया और दूसरा पक्ष उसका विरोध नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका साक्ष्य जो कोर्ट में लिखा जा रहा है या टाइप किया जा रहा है वो अंग्रेजी में लिखा जा सकता है और उसे स्वीकार होगा। तो जब तक पक्षकार नहीं विरोध करते हैं तब तक उसका एविडेंस वो स्वीकार होगा। तो इसमें रूल ऑर्डर 18 में रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक में एविडेंस कैसे देना है, किसको देना है, कौन एविडेंस लिखेगा, न्यायाधीश लिखेगा या बोल करके लिखवाएगा, टाइप करके लिखवाएगा, और कौन पहले परीक्षा देगा, कौन पहले न्यायालय में बात को रखेगा, उसका उत्तर कौन देगा, इनके बारे में डिस्कस किया। अभी रूल 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।